कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद वापसी कर रही हूँ। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इसकी वजह से। चलिए आगे क्या हुआ है जान लेते हैं। साहिल एक ऐसा इंसान है जो विराज की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो उसके साथ अपने हर दुख सुख को बांट सकता था। साहिल फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, आगे क्या करना है तूने? कुछ सोचा है? तेरे चाचा जी अभी तो बेल नहीं मिल रही उनको, पर बाद में क्या? अगर एक दो दिन में तो मिल ही जाएगी ना। हमें स्ट्रांग होना होगा और उनके खिलाफ और प्रूफ ढूंढने होंगे। विराज साहिल को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर तो वो उछल ही पड़ता है। वो विराज के सामने उसे घूरते हुए कहता है, एक चीज़ बता, तुझे ये सब कैसे पता? जहाँ तक मुझे याद है तुझे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है। इतना बड़ा प्लान तूने कब बनाया? मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कितना रिस्की हो सकता है तू जानता है ना? और ये लंदन जाना, ये कब डिसाइड किया तूने? वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। ऐसी भी कौन सी डील है वहाँ पर? तू भाभी को क्यों नहीं वक्त देना चाहता? उनके साथ वक्त बिता। लंदन का काम हम किसी और को दे सकते हैं। विराज खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, नहीं यार, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और जिया की चिंता मत कर, उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा समझ ले, मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ख़ास इंसान को मिलवाना चाहता हूँ उससे। विराज की बातें साहिल को तो समझ आ नहीं रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विराज जब अपने कमरे में आया तो जिया बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। वो नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। विराज का इंतज़ार ही कर रही थी। साक्षी वहाँ पर नहीं थी, शायद नीचे चली गई होगी। थोड़ी देर बाद विराज भी तैयार होकर आता है। दोनों नीचे आ गए थे। काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया गया था। सरिता जी हर किसी को अपनी बहू से मिलवाना चाहती थी। ज़्यादातर अरेंजमेंट बाहर लोगों का किया गया था, लॉन में, और वहीं पर लोग बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। पहले जिया की पहली रसोई की रस्म थी, उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म। दोपहर का वक्त था। जिया अपने घर जाने वाली थी दोपहर के बाद। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो रहा था जिसकी वजह से विराज काफ़ी परेशान था जिया के लिए। ऊपर से उसका बिजनेस भी उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। दूसरा, उसे लंदन जाना है, और लंदन जाने के बाद उसे अनन्या को ढूंढना है। अनन्या मिश्रा, उसकी पिछली ज़िंदगी में ये लड़की उसकी बहन थी। उसका बहुत गहरा रिश्ता था अनन्या से, और अब उसे जाना ही होगा उसे ढूंढने के लिए। और दूसरी वजह वो थी, ये जो बिज़नेस उसने वहाँ पर स्टार्ट करना था। उसे वहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू करना है जो आगे जाकर बहुत बड़ा बिज़नेस बनेगा और उसे बहुत फ़ायदा होगा, और उसकी बिज़नेस में आने वाली सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। उसे बहुत सारे प्लान्स बनाने थे। उसके लिए उसके पास समय कम था, उसके पास वक्त कम था, लेकिन उसे वो सब लोग ढूंढने थे जो उसकी पिछली ज़िंदगी में उसके भरोसे के थे। अतीत में जो कुछ हुआ था वो अभी नहीं हो रहा था, वो फ्यूचर में आकर बदलाव कर रहा था। इसका नतीजा शायद बाद में बहुत ही कुछ बदल सकता है। दोनों हॉल में पहुंचे तो कांता जी उसे ध्यान से देख रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। सरिता जी उनके पास ही बैठी थी। वो देखते हुए कहती हैं, भाभी, आपका बेटा देखो आपके हाथ से निकल गया। हर वक्त उसके हाथ को पकड़े आसपास घूमता रहता है। ऐसा भी क्या है इस मिडिल क्लास लड़की में? सरिता जी को कांता जी की बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर घर में मेहमान थे। वो घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन मोनिका, वो चिढ़ते हुए कहती है, चाची घर में मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करो। भूलो मत, वो मेरी बहन है। उसकी बातों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। कांता जी अपने नेल्स देखकर कहती हैं, तुम्हें पता भी है मेरे नेल आर्ट पर कितना खर्च आता है? उतने के तो इस लड़की ने कभी ड्रेस भी नहीं पहनी होगी। विराज जो ये सब कुछ इग्नोर कर रहा था, उसका गुस्सा बढ़ गया था। उसकी आंखों में वो गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो जिया के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता, और जिया की आंखों में तो मोटे मोटे आंसू आ गए। विराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और हॉल के बीचों बीच ले आकर खड़ा कर दिया। बहुत सारे मेहमान अंदर थे। विराज ने बहुत ही गुस्से से कहा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। उसने जिया का हाथ आगे करते हुए कहा, मिलिए जिया विराज सिंघानिया, मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू। और फिर वो कांता जी की तरफ देखकर कहता है, इस घर की सबसे खूबसूरत बहू कहूँ तो बुरा नहीं होगा, है ना? और ये लड़की मेरे दिल में बसी हुई है। वो मेरे दिल में राज करती है। अगर इसे किसी ने निराश किया मतलब मुझे निराश किया। इसकी आंखों में आंसू आए तो वो लोग मेरे दुश्मन होंगे। आप सबके बुरे दिन तब से शुरू हो जाएंगे जब से आप मेरी पत्नी से पंगे लेंगे। विराज की बातों में वार्निंग थी। रिश्तेदारों को 1 मिनट में समझ आ गया था। विराज के डैड हेड ऑफ द फैमिली थे।
और वो रिश्ता बहुत बड़ा था, हर कोई उनके सामने झुकता था। और अब इस वक्त विराज हेड ऑफ़ द फैमिली था, वो उस चेयर पर बैठा था। सीईओ पोस्ट उसके पास थी, जब चाहे वो किसी को नौकरी से निकाल सकता है। विराज की बातें सुनकर मोनिका और कार्तिक की हंसी ही निकल गई, और उनकी हंसी सबके मुंह पर तमाचे की तरह थी। वहीं सरिता जी उठकर जिया के पास आती हैं, उसके आंसू साफ करते हुए कहती हैं, मेरी बहू को लोग बातें सुनाएं उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, और मुझे मेरी मान मर्यादा बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब ये नहीं कोई ऐरा गैरा आकर मेरी बहू पर सवाल खड़ा करे। वो सिंघानिया खानदान की सबसे छोटी और प्यारी बहू है। कोई भी आकर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो वो मुझे प्यारा नहीं होगा। ये बातें बहुत ही गुस्से से सरिता जी ने कही थी, क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उनकी बातों उनकी बहू के खिलाफ कोई कुछ भी कहे। सरिता जी की बातों में वार्निंग थी, जो साफ साफ पता चल रही थी। कांता के चेहरे पर जो मुस्कान थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी इंसल्ट इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन उसने जो प्लान किया था उसे लग रहा था वो जिया की हालत ख़राब कर देगा। वैसे तो सारे गेस्ट के लिए खाना बाहर बन रहा था और शेफ़ सब कुछ देख रहे थे कि तभी कांता जी बहुत ही मुस्कुराकर कहती हैं, इस लड़की की पहली रसोई है, क्या बनाने वाली है आपकी बहू? आता भी है इसे कुछ बनाना, या फिर बस दिखावे के लिए है? वहाँ पर जो औरतें बैठी थीं वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। जिया चुपचाप से खड़ी थी, किसी से उसने कुछ भी नहीं कहा। वो काफ़ी उदास लग रही थी। जब से वो यहाँ आई है, कांता जी उसकी इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। पता नहीं क्यों, बस हमेशा उसे नफरत से देखती हैं। जिया के संस्कार ऐसे नहीं थे कि वो सबके सामने जुबान चलाए। उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो तमीज़दार लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे दर्द होता था। वो चुपचाप से खड़ी थी कि सरिता जी जिया की तरफ देखकर कहती हैं, नौकर हलवा बना देंगे, तुम बस कड़छी चला देना और बस पास खड़ी हो जाना। बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुएं किचन में जाकर काम करें मुझे पसंद नहीं है। उनकी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक बुजुर्ग और कहती है, तुम्हारी बहू को कुछ भी नहीं आता, अभी से उसे सिर चढ़ा रही हो। ये कौशल्या जी थी, सरिता जी की मौसी सास, और इस घर की सबसे बड़ी। इनका रौब काफ़ी था, हर कोई इनसे थोड़ा सा डरता था। इनके लिए फैसले काफ़ी कठोर होते थे। इनकी बातों की मान्यता थी और इनकी बात कोई टालता नहीं था। फिराज उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था। वह उन्हें नफरत और गुस्से से देख रहा था। उसे एक पल में याद आ गया, उसकी माँ को पिछली ज़िंदगी में इस घर से निकालने वाली यही औरत थी। यही वो औरत थी जिसने कांता के साथ मिलकर उसकी माँ की बेइज्जती की, उसे इस घर से निकाल दिया। आज भी वनिता काकी गांव से लौट आई थी। ये सारा ड्रामा वो देख रही थी। उनका ध्यान जिया पर गया। उनके चेहरे पर खुशी आ गई। इस लड़की के चेहरे पर साफ साफ मासूमियत देखी जाती है। शायद माता रानी ने इसके लिए बहुत कुछ ठीक किया होगा। वो अपनी माता रानी से इस लड़की के लिए बहुत कुछ मांग कर आई थी। वो जिया के लिए वहाँ से सबसे खास सिंदूर लेकर आई थी, जो माँ के चरणों में पड़ा होता है। वो उस बहू के लिए खुशियाँ मांग कर आई थी, जिसे वो जानती भी नहीं थी। कौशल्या जी बहुत ही घमंडी औरत है। वो सरिता जी की तरफ देख रही थी। सरिता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्हें हमेशा कांता ही प्यारी है। कौशल्या के लिए सरिता जी बस एक दिखावे की बहू है। जब से सरिता जी के पति गए हैं, उनकी इज्जत कौशल्या जी की आंखों में 0% थी। उन्हें लगता था वो बिजनेस संभालती है, दिखावा करती है। इससे पहले विराज कुछ कहता कि जिया उसके हाथ को कस के पकड़े हुए कहती है, आप कुछ मत कहिए। सरिता जी परेशान होकर कहती हैं, मासी वो बहुत छोटी है, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं बना सकती, और इतने लोगों के लिए खाना बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। कौशल्या जी मोनिका को भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी उनकी पसंद की लड़कियां इस घर में आएं, कार्तिक और विराज की शादी उनकी पसंद के हिसाब से हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से कांता उन्हें बहुत भड़का कर आई थी, इतना कि सरिता जी के खिलाफ वो और भी ज़्यादा हो गई थी। असल में उन्हें लव मैरिज से प्रॉब्लम थी। जब कार्तिक ने शादी की थी तब भी लव मैरिज थी, और विराज ने तो झंडे ही गाड़ दिए। पूरा सीना ठोकर जाकर उसकी मांग में सिंदूरी भर दिया। किसी से राय मांगने का समय ही नहीं था। सरिता जी की बात सुन कौशल्या जी हंसते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, तुम्हारी बहू है तो कांच की गुड़िया है। ऐसी बहू लाई हो जिसे कुछ बनाना नहीं आता। पहली को तो रसोई का मतलब भी नहीं पता, और दूसरी पता नहीं कौन से परिवार से है। क्या ही बनाएगी वो, शहर के रहते भी नहीं है। मतलब मान मर्यादा तो भूल ही जाओ। अगर तुम्हारी बहू को कुछ नहीं आता तो रसोई रस्म रहने ही दो।
मुँह दिखाई कर लो, बस मेहमानों को भेज दो। उनकी बातों में गुस्सा, टॉन्ट, नफ़रत सब कुछ था, जो वहाँ बैठे हर इंसान को समझ आ रहा था। मोनिका कुछ कहना चाहती थी, कार्तिक ने उसे रोक दिया। इस वक्त तमाशा करना ठीक नहीं। अगर वो कुछ बोलेगी तो बिना बात का तमाशा हो जाएगा। लेकिन विराज को कोई नहीं रोक सकता। वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, मेरी पत्नी खाना नहीं बनाएगी। उससे पहली रसोई करने की ज़रूरत नहीं है। शादी मेरी हुई है तो जिया और मैं दोनों खाना बना सकते हैं। रसम वो अकेले करे, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है। मैं उसके साथ किचन में जाता हूँ, हम खाना बना लेते हैं। जिया को हैरानी हुई। वो विराज की तरफ देखने लगी। ये लड़का हमेशा उसके लिए झगड़ा क्यों करता है? वो नहीं चाहती। अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सिर्फ 2 मुलाकातों में विराज उसका दीवाना बन गया। वो उससे इतना प्यार करने लगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिया को तो समझ ही नहीं आया कि उसमें क्या खास था कि विराज जैसा इंसान उसके लिए इतना पागल था। शादी को अभी 3 दिन हुए हैं और विराज तो उसकी मोहब्बत में जैसे जुनून की हर हद पार करने को तैयार था। विराज की बातों ने तो मुंह ही बंद कर दिए सबके। उसके साथ बहस करने की ताकत किसी में भी नहीं है। लेकिन कौशल्या जी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से ही कहती हैं, तुम्हारी बीवी में इतना क्या खास है कि तुम घर के हेड की चेयर पर बैठे हो और तुम जाकर खाना बनाने की बात कर रहे हो। तभी जिया बहुत धीरे से कहती है, हम बना लेंगे खाना, हमें बनाना आता है, हमें बनाने दीजिए। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि हर कोई उसकी तरफ देखता है। सबका ध्यान उस पर जाकर रुक गया। मोनिका को हैरानी हुई। जहाँ तक उसे पता है, जिया को खाना बनाना नहीं आता। और वो ये कैसे कह सकती है? जिया को कुकिंग का कुछ भी नहीं आता। वो कभी गई ही नहीं रसोई में। उसे चाय के अलावा शायद कुछ भी नहीं आता होगा। जिया की बातें सुनकर सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कौशल्या जी उसे किचन का रास्ता दिखाते हुए कहती हैं, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है बहुरानी, मीठे में ही कुछ बना दो, बाकी तो बाहर शेफ़ बना ही रहे हैं। हाँ, इतना मीठा बना लेना कि सब मेहमान चख सकें। जिया बस विराज की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है और किचन की तरफ चली जाती है। आज उसने साड़ी पहनी हुई थी, काफ़ी हसीन लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। ऊपर से उसका दूधिया रंग जो अलग सा चमक जाता था। वो किचन में जाकर देखती है तो 2 नौकर पहले से खड़े थे। उन्होंने सारा सामान उसे बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। जिया काफ़ी नर्वस थी। उसे ये करना होगा सिर्फ विराज के लिए, सरिता जी के लिए। जिया को कुकिंग कैसे आती है इसका सवाल किसी को भी पता होगा, लेकिन इसका जवाब शायद किसी को नहीं पता। उसने सूजी का हलवा बनाने के बारे में सोचा। इतने लोगों के लिए उसने बड़ा सा एक बर्तन चढ़ा दिया। मोनिका बहुत परेशान थी। उसे पता था जिया को चाय के सिवा कुछ भी नहीं आता। बाहर लॉन में सारे मेहमान बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी को जिया प्यारी लगी तो कोई उसके लिए गलत बोल रहा था। कोई उसे मिडिल क्लास की फैमिली से बता रहा था तो कोई बता रहा था कि उसने पैसे वाले लड़के को फंसा लिया। किसी किसी ने तो अभी उसे देखा ही नहीं था। कांता जी कौशल्या जी के पास बैठे कहती है, मासी आपने बस मीठा बनाने को बोल दिया। कहीं आप उस लड़की पर प्यार तो नहीं लौटाने का सोच रही ना? वो लड़की बस मीठा मीठा बोलती है, उसे कुछ आता नहीं है। मुझे तो खास पसंद नहीं। कौशल्या जी बस मुस्कुरा कर रह गई। उन्हें कुछ समझ आया कि नहीं पता। उन्होंने हल्का सा हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करती है कांता? उसे कुछ बनाना नहीं आता, बस मुझसे डरते हुए किचन में भाग गई है। थोड़ी दूर विराज और सरिता जी बैठे थे। विराज के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मैं इसलिए नहीं चाहता था कि कोई भी फंक्शन हो या मैं किसी को भी बुलाऊं। आप जानती हैं ना, मुझे ये कोई भी पसंद नहीं आ रहा। सरिता जी परेशान होकर कहती हैं, पर मैं क्या करूं? वो विराज की तरफ बहुत ध्यान से देखती हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिता को ये सारे रिश्तेदार अच्छे लगते थे। अगर मैं नहीं बुलाती तो बहुत सारी बातें होती तुम्हारे पापा के बारे में, और मैं ये कभी नहीं सुन सकती। ऊपर से हमने शादी भी मंदिर में की है। लोगों को बात करने का पहले ही मौका मिल चुका है। तुम जानते हो ना, जिया के बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलती हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सबको बुलाया ताकि कोई तमाशा खड़ा ना कर पाए। और कांता ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। विराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उठा अपनी स्टडी रूम में चला गया। साहिल भी उसके पीछे पीछे। उसे पता था इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। जिया ने बहुत आराम से सब कुछ किया। उसके लिए बहुत ही सब कुछ आसान लग रहा था। उसने सबके लिए मीठा बनाया और कटोरियों में डालकर बाहर ले आई। 2 नौकर उसकी मदद कर रहे थे। यहाँ तक सब लोग हैरान थे।
उसके काम करने का तरीका बहुत ही शानदार था। किचन में कैमरा लगा हुआ था। सबसे पहली कटोरी उसने मंदिर में रखी और भगवान जी को भोग चढ़ाया। उसके बाद वो सरिता जी के पास आई और कौशल्या जी के पास। एक एक कर उसने सबके पास ले जाकर उन्हें मीठा दे दिया। हलवे की शक्ल ही बहुत अच्छी थी। कांता कुछ कहने का मौका ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रहा था। वो जिया की तरफ देख रही थी। वो तुमने खुद बनाया है, उन्होंने टॉन्ट मारते हुए कहा, या क्या बाहर से ऑर्डर कर लिया? कौशल्या जी ने एक चम्मच मुंह में रखा। उनकी आंखें संतुष्टि से बंद हो गई। सालों बाद शायद उन्होंने इतना टेस्टी हलवा खाया होगा। आंखों में एक अजीब सी चमक भर गई। वो भूल ही गई कि वो तो यहाँ जिया की इंसल्ट करने आई हैं। वो खुशी से कहती हैं, बहुत शानदार। कहाँ से सीखी ये रेसिपी तूने लड़की? जिया चुप रहती है और थोड़ा सोचकर कहती है, नेट से सीखी हमने ये। सबको अच्छा लगा। हमने नेट पर देखा था। मोनिका को अजीब लग रहा था। कोई नेट से एक बार देखकर कैसे हलवा बना सकता है? सरिता जी काफ़ी खुश थी। सारे मेहमान उसकी बहू की तारीफ कर रहे थे। कांता गुस्से से वहाँ से उठकर ही चली गई। सरिता जी जिया की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ बेटा विराज को भी दे आओ। जिया भी स्टडी रूम में पहुंची और विराज फाइलों में उलझा हुआ था। साहिल उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिया एक कटोरी उसके सामने करते हुए उसे देखने लगती है। विराज उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, तुम्हें कुकिंग आती है? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी मॉम ने भी यही कहा था। जिया बहुत खामोश रही, उसे देखती रही। उसने वही बात उसे कही जो उसने सबको कही। हमने नेट पर देखा था कि हलवा कैसे बनता है। विराज को बहुत अजीब लगा। एक ही बार में देखकर वो इतना परफेक्ट हलवा कैसे बना सकती है? पर उसने कुछ भी कहने का सोचा नहीं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया और हलवा खाने लगा। जिया ने गिफ्ट देखा तो बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। वो सच में बहुत खूबसूरत था। विराज उसके लिए लेकर आया था तो यह और भी ज़्यादा स्पेशल था। 1 घंटे बाद जिया की मुँह दिखाई की रस्म थी। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। चेहरे पर बड़ा सा दुपट्टा उड़ाए उसका चेहरा कवर किया था। लाल कलर की साड़ी में और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिस पर बहुत ही प्यारे प्यारे डायमंड लगे थे। जिया को एहसास भी नहीं था कि ये सब कितना महंगा होगा। अगर पता होता तो शायद वो पहनती भी नहीं। जिया के बैठने की व्यवस्था वहीं की गई थी जहाँ सरिता जी ने अरेंजमेंट कराया था। मोनिका उसे वहाँ लाकर बिठा देती है। एक एक कर औरतें आती हैं और उसका चेहरा देख गिफ्ट देती हैं। जिया बहुत नर्वस थी। आज ये सब पहली बार था, नया नया था, बड़े बड़े लोग थे। वो घबरा भी रही थी। विराज पास में नहीं था। वो सब देख रहा था दूर से खड़ा होकर। ज़्यादातर लोग जिया की तारीफ कर रहे थे। कुछ अमीर लोग जो थे वो जिया से जलन महसूस कर रहे थे। उसकी वजह ये साफ थी क्योंकि लोग चाहते थे कि विराज के साथ उनकी बेटी का रिश्ता हो। विराज जैसा इंसान इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वो जिया को कुछ ना कुछ कहने का मौका ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहा था। साक्षी साहिल की माँ के पास खड़ी थी। उसका पूरा ध्यान जिया पर था जिसका चेहरा ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जिया को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। साहिल साक्षी को देखकर कहता है, तुम क्या भाभी को कब से घूर घूर कर देख रही हो? विराज ने देखा ना तो गुस्सा करेगा। साक्षी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, पता नहीं क्यों भाभी बहुत अलग लगती हैं उम्र के हिसाब से। उनकी बातें उनकी उम्र से बड़ी हैं। साहिल उसके बालों को खींचकर कहता है, तुम भी क्या बोल रही हो? ऊटपटांग, ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? वो तुम्हारी ही तरह है। देखो तुम मेरी बेइज्जती करती रहती हो। भाभी को भी तुम लोग अपनी टीम में करना चाहते हो। मैं बेचारा। और तुम ये बातें करके विराज की ज़िंदगी को मत उलझा देना। तुम्हें पता है ना वो हर चीज़ को किस तरह लेता है। अब तुम मेरा एक काम करो, भाभी को हम लोग अपनी टीम में करेंगे। तुम मेरे साथ मिलकर प्लान बनाना। मुझे विराज से बदला लेना है। बोल रहा था मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कराएगा। मुझे पक्का बेच कर खा जाएगा वो किसी तेज़ लड़की को लेकर आएगा और मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा। उसकी बकवास बातें सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा बकवास करता है। उसने जानबूझकर ये सब किया था ताकि सबका ध्यान उन सारी चीज़ों से हट जाए। मुँह दिखाई की रस्म बहुत जल्दी ही हो गई थी। जिया को उसके रूम में ले जाया गया ताकि वो चेंज कर सके और उसके बाद वो लोग उसके घर निकलने वाले थे। 2-3 नौकर आकर जिया के रूम में सारे गिफ्ट रख देते हैं। उन सारे गिफ्ट को देखकर वो हैरान थी,
शायद उसने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे गिफ्ट नहीं देखे होंगे। उन सारे गिफ्ट को देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ कि तभी विराज रूम में आया और उन गिफ्ट को देखकर कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन ये बाद में चेक करेंगे, अभी तुम्हारे घर के लिए निकलना है, तुम चेंज कर लो, मैं बस गाड़ी निकालता हूँ, तुम कुछ कंफर्टेबल पहन लो ताकि तुम्हें ये दिक्कत ना हो। नीचे लॉन में खाने का इंतज़ाम था और कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ लोग बैठकर अभी बातें कर रहे थे। कांता जी और कौशल्या जी साथ में बैठी थी। कौशल्या कांता की तरफ देखकर कहती है, लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, बस गरीब घर से है, चलो वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे घर आकर हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। ये सुनकर कांता को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका तो पासा ही उल्टा पड़ गया। जिन लोगों को पैसे देकर यहाँ जिया की बेइज्जती करने लेकर आई थी, वो तो विराज के डर से कुछ बोल ही नहीं पाए। कांता का पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका था। जिया को बेइज्जत करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा हर कोई विराज की और जिया की तारीफ कर रहा था। मुँह दिखाई की रस्म भी आराम से हो गई थी। विराज का डर सब पर भारी था। सबके दिल में उसका डर बैठने लगा था। कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी को समझ ही नहीं आया था कि विराज से पंगा लेना सही होगा कि नहीं, क्योंकि कमल सिंघानिया अब तक जेल में है, उसे जमानत नहीं मिल रही। विराज का ऑरा काफ़ी खतरनाक है। ये पहले वाला सॉफ्ट दिल विराज नहीं है, जो घमंडी था लेकिन बुरा नहीं था। अब विराज से सब लोग डर रहे थे। कौशल्या जी विराज की आंखों में जिया के लिए पागलपन देख चुकी थी। वो जानती थी, ये इंसान जो हेड ऑफ द चेयर पर बैठा है, इसके खिलाफ जाना, इसके खिलाफ बगावत करना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा और सब लोगों को घाटा पड़ेगा, और कौशल्या जी के अपने बच्चों को भी, जो विराज की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में है और वो आराम से काम कर रहे हैं। वो कांता की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, और विराज जिस पोस्ट पर अभी है, उसे हराना बहुत मुश्किल था। कांता का मूड ख़राब हो गया था। विराज की चापलूसी करने के लिए सब लोग यहाँ पर थे। जिया ने चेंज किया और नॉर्मल सा सूट पहना। विराज उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी सादगी उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। सरिता जी आज मुस्कान लिए अपने चेहरे पर सबकी तरफ देख रही थी। हर कोई उनकी बहू की तारीफ़ कर रहा था, यहाँ तक कि कौशल्या जी घमंडी औरत, वो भी जाते जाते जिया को अच्छा कहकर गई थी। दोपहर के वक्त सरिता जी और मोनिका हॉल में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो लोग जिया के नाम करने का कुछ प्लान कर रहे थे। मोनिका जब इस घर में आई थी तो सरिता जी ने कुछ ज़मीन के टुकड़े उसके नाम किए थे। उनकी पूंजी थी ये। वो चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, और मोनिका काफ़ी समझदार है। उसने आज उसी ज़मीन पर अपना मॉल खड़ा कर लिया। वो अब बहुत अच्छा बिज़नेस चला रही है। उसका बहुत अच्छा बिज़नेस का आइडिया था। वो पहले भी अपने पापा का बिज़नेस संभालती थी, इसलिए वो जिया को भी कुछ देने का सोच रहे थे ताकि फ्यूचर में वो सेफ रह सके। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जिया की मासूमियत से पता था कि वो बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं लगाएगी, इसलिए उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना होगा जो उसके फ्यूचर के लिए उसे सेफ रख सके। तभी उन्हें विराज और जिया आते दिखाई देते हैं, जो साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखकर सबको खुशी महसूस होती है। जिया ने कोई भी दिखावा नहीं किया था। उसने कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी, क्योंकि उसे लगता है वो संभाल नहीं सकती। उसके गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र था। सरिता जी थोड़ा हंसते हुए कहती हैं, इस तरह जाओगी मायके? विराज सिंघानिया की पत्नी हो, भले ही दुनिया तुम्हें ना जानती हो, पर परिवार वाले तो जानते हैं ना, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिया मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, पर माँ मुझसे संभाला नहीं जाता, अगर मैंने घुमा दिया तो? सरिता जी हंसते हुए इसे अपने पास बुलाकर बिठाती हैं और कहती हैं, तुम बहुत समझदार हो, मुझे उम्मीद है तुम कुछ भी नहीं घुमाओगी, और अब गुम भी गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पति बहुत अमीर है, तुम्हें और चीज़ें ले देगा। विराज की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसकी माँ भी उसे छेड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने जिया को एक्सेप्ट कर लिया है। वह लोग बाहर निकल गए और जाते वक्त विराज से बाजार से वो लोग जिया के परिवार के लिए कुछ गिफ्ट लेने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ जिया के घर आने की खुशी में जिया के परिवार वाले तैयारियां कर रहे थे। विराज पहली बार आने वाला था। विनोद जी काफ़ी डरे हुए थे। विराज और उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है, एक क्लास का, एक परिवार का और एक पैसे का। विराज जितना बड़ा कमरा था उतना बड़ा तो उनके घर का हॉल भी नहीं था। जिया के घर में 3 ही कमरे हैं। एक में उसके मम्मी पापा रहते हैं, दूसरा सोहम का कमरा है जो सिंगल बेड है, और तीसरा जिया का, वो भी सिंगल बेड है। बहुत ही साधारण सा घर और सिंपल सी चीज़ें, कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं था। वो थोड़ा सा परेशान थे।
इसलिए उन्होंने सोचा था कि जिया का रहने का इंतज़ाम वो अपने कमरे में कर देंगे। केतकी जी खाने में अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रही थी। काफ़ी कुछ तो बाज़ार से वो लोग ले आए थे, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि वो लोग छोटे से एरिया में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं मिलता। जिया जैसे ही आएगी वो उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाकर उसे देंगे। वैसे तो जिया और विराज की पसंद उन्होंने पूछ ली थी, पर विराज ने कहा कि वो कुछ भी खा लेगा। सोम अपने कमरे में बैठा चुपचाप जिया के आने का वेट कर रहा था। आज कितने दिनों बाद अपनी बहन से जो मिलने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ बाज़ार में जिया जब बाज़ार पहुंची तो बहुत कंफ्यूज थी, वो क्या खरीदे। वो कुछ महंगा नहीं लेना चाहती थी, अगर विराज को बुरा लग गया ये सोचकर उसे डर लग रहा था। विराज ने सोहम के लिए काफ़ी शानदार सी वीडियो गेम निकलवाई। जिया उसे रोकते हुए कहती है, इतना महंगा गिफ्ट मम्मी पापा नहीं लेंगे, डांट देंगे मुझे। तो विराज हंसकर कहता है, अब वो मेरी फैमिली है और मैं कुछ भी ले सकता हूँ, और तुम्हें जो लेना है तुम भी ले लो। ऐसे ही वो लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। जिया के चेहरे पर बहुत ही यूनिक सी स्माइल थी। विराज ये देख सकता था। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अलग भी। विराज का ये कहना कि वो मेरी फैमिली है जिया के दिल को जैसे छू गया था। उनकी मोहब्बत एक अलग सी रंग लाने को थी। कैसा होगा विराज का सफ़र और जिया का सफ़र? जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग में। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।